बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के एक और नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गर्भावस्था और डिलीवरी के दौरान किसी महिला की मौत ना हो, साथ ही उन्हें या बच्चे को एक ऐसी अवस्था से बचाया जा सके जो उसके जीवन के स्तर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर इस विषय पर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। पहले आपका इंट्रोडक्शन आज के हमारे रेडियो डॉक्टर से करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर उमा कुमार। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली में, और साथ में हमारी दूसरी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर रेखा जैन। आप सीएमओ हैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, हिंदू राव हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार शालिनी जी, आज के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपकी शुक्रगुजार, आपने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आप समय निकालकर यहाँ आई हैं। और निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो आज भी बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये जो विषय है ये हर स्त्री की जिंदगी से जुड़ता है। एक ऐसा फेज होता है लाइफ का जब वो माँ बनती है, और ये एक सुखद अनुभव हर माँ के लिए हो, ये बहुत जरूरी है। इस बार की जो थीम है वो है मातृ स्वास्थ्य सेवा में समानता, किसी भी माँ को पीछे ना छोड़ना। और ये एक बहुत जरूरी थीम है, यानी हर को वो सुविधा मिले, का जो ये मातृत्व की जो सुख की ये जर्नी है वो सुख भरी रहे। तो इसी थीम को आगे बढ़ाएंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे रेडियो डॉक्टर्स से, आपका स्वागत है। हमारे फोन लाइंस खुल गई हैं 01123421080, 23421082। अगर आप व्हाट्सएप करके हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, नंबर वही पुराना है 9868107070। मातृत्व सुख जिसकी अनुभूति एक माँ ही कर सकती है, जो 9 महीने गर्भ में उस बच्चे को रखती है, और वो उसके साथ जो उसका जुड़ाव होता है वो एक माँ का ही होता है। सबसे पहले मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी, आज का जो दिवस है वो सुरक्षित मातृत्व दिवस है, क्यों इम्पोर्टेंट है इस पर बात करना, और क्या होता है एक्चुअली सुरक्षित मातृत्व? सुरक्षित मातृ दिवस यानी सेफ मदरहुड जी, ये एक WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शुरुआत की गई एक पहल है, जो कि 1987 में उन्होंने शुरू की थी। और इसकी गंभीरता को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 11 अप्रैल को इस दिन को सुरक्षित मातृ दिवस घोषित किया। ये स्पेशल दिन भी है क्योंकि इस दिन कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन भी था। इसका लक्ष्य ये है कि हर माँ, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, कहीं से भी हो, वो प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ तरीके से गुजरे और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, और उसको हर तरह की कॉम्प्लिकेशन या कोई भी की तरह हर फैसिलिटी अवेलेबल हो जी। और ये थीम भी है इस बार हमारा कि हर माँ को वो फैसिलिटी मिले जो कि जिसकी वो हकदार है। हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, तो पहले हम इनसे बात कर लेते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा दिल्ली से। पहले तो शालिनी मैम को बेहद शालीनता से ही नमस्कार जी। नमस्कार। और दोनों डॉक्टर साहिबाओं को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार जी। नमस्कार जी। सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान में तमाम किस्म के दूध पाए जाते हैं, पशु पक्षी का भी है, नारियों का भी है, और वर्ग सामने दूध तैयार किया है। तो कोई नारी उसका बच्चा पैदा होता है और अपने बच्चे को जो है वो फीडिंग नहीं करा पा रही है, तो ऐसे किसी वजह से मजबूरी में दूध ही नहीं आ रहा है, तो उन्हें कौन सा दूध अपने बच्चों को पिलाना चाहिए? हाँ जी। दूसरी मेरी सलाह है कि जिस वक्त नारी प्रेग्नेंट स्टेज में हो, उसको मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा सैलेड और सब्जियां और दूध पिलाना चाहिए। उसको ऐसा वातावरण देना चाहिए जिसमें वो खुश रह सके, उसको जो पसंद हो, जैसे कपड़े, जैसा खान पान, जैसा वातावरण पसंद हो, उसे वैसा प्रोवाइड करवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा कौन सा दूध देना चाहिए अगर माँ नहीं फीड करा पा रही है किसी भी कारण से? माँ देखिए, वैसे तो बच्चे के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम है, चाहे वो दूध नहीं भी आ रहा, जो पहले का फर्स्ट 6
आवर्स का, पहले जो 6 घंटे में माँ का दूध जो होता है, चाहे वो दूध नहीं होता, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो भी आता है उसी में बहुत एंटीबॉडीज जो कि बहुत ही उपयोगी है, तो बच्चे को माँ के स्तन से जरूर लगाएं ताकि जो भी माँ के उसमें आ रहा है ताकि बच्चे को वो मिल सके और बच्चे को एंटीबॉडीज और जो माँ से मिल रहा है वो आहार मिल सके। लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर ऐसा लगता है कि माँ का दूध नहीं हो पा रहा है या वो किसी वजह से नहीं पिला पा रही है, तो आजकल जो थोड़ा सा रिकमेंड करते हैं, कई हमारे जो मार्केट में मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि इसी तरह से बनाए जाते हैं कि बच्चों का भरण पोषण हो सके। जी, तो इमरजेंसी में उनको यूज किया जा सकता है, पर फिर वही बात है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके उसको ले सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर हेड हैं रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, एम्स न्यू दिल्ली में। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसी प्रेगनेंसीज, रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं जिसके बारे में बहुत हम ध्यान नहीं देते हैं, और उनमें से एक है ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसके बारे में अभी भी बहुत जानकारी कम है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप अवेयर करें कि ऐसी कौन सी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती हैं या पहले किसी को हैं और वो प्रेग्नेंट होती है। देखिए, जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, एक तो ये है सिर्फ रूमेटोलॉजिकली नहीं होते, वो और भी स्पेशलिटी में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे क्रोन्स डिजीज है या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और एंडोक्रोनोलॉजी में हाइपोथायरॉयडिज्म है। ये सब ऑटो इम्यून बीमारियां हो सकती हैं। और इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, शोगरन, मायोसाइटिस, ये सब बीमारियां हमारे रूमेटोलॉजी के अंडर आती हैं। तो ये सब जानते हैं कि जो ऑटो इम्यून इलनेसेस हैं वो विमेन में बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो विमेन होती हैं। जी। और इसलिए प्रेगनेंसी या उसके बाद लैक्टेशन जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जानने की बात यह है यहाँ पर कि जिनको ऑटो इम्यून बीमारी है वो प्रेग्नेंट अगर होती है तो प्रेगनेंसी कैसे चल रही है और बच्चे पे क्या असर होगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां ऐसी हैं जिससे कि स्टिल बर्थ होने का खतरा, यानी कि जैसे बेबी में जान नहीं है, मरे हुए बच्चे का जन्म होना, या फिर बच्चे की हार्ट बीट रुक जाना, कम हो जाना, और जिसे हम न्यूनेटल ल्यूपस भी कह देते हैं, और IUGR होना, मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे का बर्थ वेट जो है वो कम होना। तो इस तरह की जो परेशानियां होती हैं बेबी में हो सकती हैं। मदर में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक तो यह है कि बीमारी बढ़ जाए प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरी चीज ये है कि जो मदर है उसमें जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो और ज्यादा हो जाए, जैसे प्री एक्लेम्शिया, लिवर के जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या प्लेटलेट कम होना प्रेगनेंसी के दौरान, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाना। तो वो सारी परेशानियां जो हैं वो और बढ़ के प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। फिर आती है बात कि जब वो प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी में देखा यह गया है कि लोग सोचते हैं कि अगर ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं तो सिजेरियन सेक्शन ही हो सकता है, जो कि एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। यस, लेडी कैन एक्चुअली डिलीवर वेरी नॉर्मली, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर किसी के हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है या कभी किसी को प्रोलॉन्ग लेबर में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं जिसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो वो उस पर्टिकुलर डिजीज में हम बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करना चाहते हैं, तो कुछ सिलेक्टिव केसेस में ही सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ती है। और फिर बेबी जब बॉर्न हो गया तो जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उस पीरियड में हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है, यानी कि जो DVT, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कह देते हैं, या कहीं भी ब्लड क्लॉट हो जाने की जो समस्या है वो बहुत बढ़ जाती है। तो कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं रूमेटोलॉजिकल ऑटो इम्यून इलनेसेस जिसमें उसको अवॉइड करना पड़ता है। और जहां तक बात है लैक्टेशन की, कि जिन भी लेडीज को ऑटो इम्यून डिजीज है वो अपने बेबी को फीड बिल्कुल कराएं और करा सकती हैं। ध्यान सिर्फ इस बात का रखा जाता है कि जो लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उनमें वो दवाएं फ्रेंडली दवाएं हो, जो कि प्रेगनेंसी फ्रेंडली है, तो वो चेंज करते हैं। इनफैक्ट वी कॉल इट प्रिपेयरिंग फॉर बेयरिंग द चाइल्ड। और उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी दवाएं देनी है, अगर डिजीज एक्टिव हो जाए बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। सिमिलरली लैक्टेशन के दौरान भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो ड्रग बेबी में तो नहीं जा रही है मिल्क के थ्रू। तो इस तरह से जो जिनको भी ऑटो इम्यून डिजीज है वो लेडीज एक नॉर्मल लाइफ
लीड कर सकती हैं। लेकिन हाँ, इसकी अवेयरनेस की आवश्यकता है और डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत विस्तार से बताया कि अगर ऑटो इम्यून डिजीज है पहले या बाद में, तो किस तरह से दवाइयों को सेफ बनाया जा सकता है कि वो सेफ दवाइयां ले। और ये हम आम भी कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी है तो उसे कोई भी दवाई बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी चाहिए। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर रेखा, आप मुझे बताएं कि स्क्रीनिंग की जाती है जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, कौन कौन सी एक तो बीमारियों की स्क्रीनिंग होती है, और फिर जैसा डॉक्टर उमा ने कहा कि दवाइयां सेफ होनी चाहिए विच कैन बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वो किसी तरह से अनसेफ हो गई तो वो कैसे इफेक्ट करती है प्रेगनेंसी को? देखिए, जैसे ही माँ प्रेग्नेंट होती है तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में या किसी भी सेंटर में कहीं पे भी रजिस्टर कराए, और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में चाहते हैं कि हर माँ के हो जाने चाहिए, ताकि जैसे कि हीमोग्लोबिन है, अगर उसको हीमोग्लोबिन है तो उसकी खून की कमी हो जाती है, इसको कि हम एनीमिया कहते हैं। तो ऐसी माँ को बहुत रिस्क हो जाता है, तो इसको खून की कमी कहते हैं, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे खून जाने की तो जाता ही है, तो भी हो सकता है। हाँ, तो ब्लड लॉस ज्यादा भी हो सकता है, तो उसे क्या, उसकी माँ की जान को खतरा हो सकता है, उसके द्वारा बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, माँ का वेट गेन नहीं होता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, मतलब कि जल्दी डिलीवरी हो सकती है। तो इस तरह के रिस्क है। और मोर ओवर जैसे कि ये प्री एक्लेम्पसिया वगैरह इस तरह की में लोगों में बहुत कॉमन हो जाते हैं। और दूसरा, एक तो हीमोग्लोबिन हो गया, दूसरा हम कराते हैं ब्लड शुगर, जो कि जैसे कि हमें पता चल जाए कि माँ पहले से ही तो शुगर की बीमारी उसको तो नहीं है, अगर। और दूसरा, तीसरा फिर हम HIV, HbA1c, थायराइड की जांच कराते हैं। एक हम थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराते हैं, जो कि हम वैसे तो अगर किसी का पहले से हो रखा है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हमें प्रेगनेंसी के दौरान इसे जरूर कराना चाहिए शुरुआती ही दिनों में, ताकि हमें पता चल जाए कि माँ कोई थैलेसीमिया ट्रेट या कोई इस तरह की बीमारी तो उसको नहीं है। अगर उसको है तो उसके हस्बैंड का भी हमें कराना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि दोनों ही अगर थैलेसीमिया ट्रेट है, तो ताकि हम एक थैलेसीमिया मेजर बच्चे को अवॉइड कर सके, या हमें पता चल सके कि पहले से कुछ है कि नहीं। जी। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है यहाँ पे डॉक्टर रेखा की, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और हम भी अपने कार्यक्रमों में बार बार इस चीज को अपने कार्यक्रमों में लाते हैं कि क्यों ये स्क्रीनिंग अब हर लड़की की होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो लड़की जब माँ बनने जा रही हो तभी वो स्क्रीनिंग में पकड़ में आए। अगर हमें पहले ही पता है कि कहीं ना कहीं वो थैलेसीमिया कैरियर है, तो हम वो भी अवॉइड कर सकते हैं कि उसकी शादी ही किसी थैलेसीमिया कैरियर से ना हो। उसको ऐसे प्लान किया जा सकता है जिससे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह से और भी बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है। हमारे पास एक मैसेज आया है, इस मैसेज में हमारे श्रोता जानना चाह रहे हैं कि टॉर्च टेस्ट क्या होता है? टॉर्च एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिसमें कि मल्टीपल टेस्ट हम करते हैं। अच्छा। टॉर्च मीन्स टॉक्सोप्लाज्मा, अदर्स, रूबेला, साइटोमेगालो जी, एंड हर्पीज एंड अदर्स, मतलब इस तरह के 4-5 इन्फेक्शन को हम टॉर्च टेस्ट करते हैं, तो उसको हम टॉर्च टेस्ट कहते हैं। कंबाइन करके कब किया जाता है इसको? नॉर्मली वैसे हम कि देखिए क्या होता है कि औरत को कभी ना कभी किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। नॉर्मली हम इसको एडवाइज नहीं करते हैं, रूटीन प्रेगनेंसी में हमें करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। लेकिन अगर किसी का पहले अबॉर्शन हुआ हो, या किसी पेशेंट उस दौरान से गुजरी है, या उसको कोई रैश हो गया, या उसको कोई अर्ली प्रेगनेंसी में फीवर आ रहा है, रैश हो रहा है, तो उस टाइम पे हम कराते हैं कि उस तरह का इन्फेक्शन तो उसको नहीं हो गया जो कि बच्चे को इफेक्ट कर सकता है। अच्छा। तो ये इन्फेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं माँ के गर्भ में। तो जैसे कोई प्रेगनेंसी होती है और महिला गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करती है क्योंकि टेस्ट कराने हैं, तो आप उससे ये बातचीत में ये हिस्ट्री लेते होंगे। हाँ। और फिर डिसाइड करते हैं कि इसको कराना चाहिए कि नहीं। इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए। क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए। रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर। आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जो प्रसारित होता है आपके रेडियो सेट पर, और साथ ही साथ आप इसे सुनते हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर, और समय वही रहता है दोपहर 3 बजे। प्रतिदिन इस कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं, हमें मालूम है। आप हमें लिखते भी हैं, हमें पता लगता है। आप हमें फोन भी करते हैं। जी हाँ, और प्रतिदिन जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप अगर हमें कुछ लिखना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रमों के फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। हमारे पास बहुत मैसेजेस आ गए हैं, हम इन्हें ले लेते हैं। गुड आफ्टरनून डॉक्टर उमा and Shalini ji and Dr. Rekha. Is autoimmune disease
ट्रांसफरेबल फ्रॉम मदर टू बेबी? पूछ रही है अनीता तेजवानी जी। डॉक्टर साहब बताएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं वो हेरिडिटरी नहीं होते हैं। और हाँ, लेकिन अगर मदर में ऑटो इम्यून डिजीज है तो थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हेरिडिटरी नहीं है। अच्छा। चित्रंजन महतो रामगढ़ झारखंड से लिख रहे हैं, हमारी भाभी की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, बस यही इन्होंने लिखकर भेजा है। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा विस्तार में लिखें तो डॉक्टर रेखा आपको कुछ गाइड कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह की है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने दिखाया होगा जो आप ये लिख रहे हैं। ये हमें मैसेज आया है परिधि का, दिल्ली से। उन्होंने लिखा है, थैंक यू शालिनी मैम फॉर ब्रिंगिंग सच ग्रेट टॉपिक्स थ्रू रेडियो डॉक्टर, ग्रेट डिस्कशन एंड अमेजिंग एक्सपर्ट्स डॉक्टर रेखा एंड डॉक्टर उमा। क्वेश्चन ये है कि माई फ्रेंड सफर from ectopic pregnancy and had to undergo a surgery for the same. What are the causes of ectopic pregnancy and what measures can be taken to reduce the risk of the same? कि नॉर्मली जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारे यूट्रस में होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यूट्रस में ना होके जो साथ में उसके फेलोपियन ट्यूब में, उसमें प्रेगनेंसी रुक जाती है, जो कि वहां पे स्पेस नहीं होता है प्रेगनेंसी ग्रो करने का। तो वो एक समय के बाद वो फट जाता है, तो वो और माँ को जो है जानलेवा बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे में सर्जरी या फिर आजकल दवाइयां भी उपलब्ध है, अगर पहले से डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर लेकिन लेट पता चले, ट्यूब के फटने के पता चलता है, तो हम लोगों को एक सर्जरी का ही एक विकल्प रह जाता है, जो कि हम लोगों को करना पड़ता है। तो उसका जी, तो कोई तरीका है कि इसको अवॉइड किया जा सके? देखिए किस में होगी ऐसा, लेकिन ये है कि जिसमें कई लोगों को कि ट्यूब की प्रॉब्लम होती है, या इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, उसमें ट्यूब डैमेज हो जाती है, या फिर कईयों को पहले टीबी वगैरह की बीमारी थी, उसमें भी ट्यूब वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह के जिन पे जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, या जैसे कई बार कॉपर ट्यूब वगैरह हम लगवाते हैं, तो यूट्रस में वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है। अगर प्रेगनेंसी होनी है तो कई बार वो ट्यूब में ठहर जाते हैं। इस तरह कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ज्यादा रखते हैं कि भाई यूट्रस की बजाय एक्टोपिक वहां हो जाता है। लेकिन जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट हुई तो जब ये स्क्रीनिंग की जाती है तो ये पता चल जाता होगा उस समय? बिल्कुल पता चल जाता है। जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो नॉर्मली हमारी 2 लाइनें आती हैं जो काफी गहरी है, तो लगता है कि प्रेगनेंसी सेफ है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक लाइन तो गहरी होती है, एक लाइन बिल्कुल हल्की आती है। अच्छा। तो उसमें कई बार जो हार्मोन लेवल होता है वो थोड़ा कम आता है। तो उसमें क्या है कि प्रेगनेंसी क्योंकि प्रॉपर जगह पे नहीं है, वो ग्रो ठीक से नहीं कर पा रही है, तो और हार्मोन लेवल कम है, तो इसलिए वो लाइन कम आती है। तो इसलिए एक शक हो जाता है कि प्रेगनेंसी ठीक है कि नहीं, तो उससे हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करा सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए प्रेगनेंसी मतलब जितनी जल्दी हो सके 6 हफ्ते के करीब, जब तक यूट्रस में प्रेगनेंसी आ जाती है, ताकि हमें पता चल जाए प्रेगनेंसी यूट्रस में समाई है या कहीं और ट्यूब में या कहीं और प्रेगनेंसी हो गई। और ये हमें लिखकर भेजा है ओखला संगम विहार से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता ने। डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर रेखा जैन, शालिनी मित्तल जी, आप तीनों को प्रणाम। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं, तो धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। ये हमें मैसेज किया है नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से कि दोनों डॉक्टर्स को नमस्कार। मैम, जो महिला प्रथम बार गर्भ धारण करती है तो उसकी काउंसलिंग होती है क्या? क्योंकि उसको कुछ ज्ञान नहीं होता। मेरी सुपुत्री भी इस कारण संकट में आ गई थी। टाइफाइड की दवाई से प्रॉब्लम हो गई थी। 4 महीने का गर्भ था, लड़की की जान बच गई। लेकिन तो ये प्रॉब्लम जो अभी हम बात कर रहे थे कि कोई भी दवाई आप नहीं ले सकते हैं, तो उसका इन्होंने उदाहरण दिया है कि इनकी बेटी के साथ हुआ। जैसे आपने बताया डॉक्टर उमा की, जब ऑटो इम्यून डिजीज होती है किसी महिला को, तो किस तरह से आप ये डिसाइड करते हैं कि प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो ये दवाइयां हमें अब चेंज करनी चाहिए या कौन सी देनी चाहिए? क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई की जाती है? देखिए, आइडियल वे तो यही है कि प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किया जाए, और जब डिजीज एक्टिव होती है, ऑटो इम्यून डिजीज, उस समय हम पेशेंट्स को कहते हैं कि प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। और कुछ सीरियस इलनेसेस लाइक जैसे ल्यूपस एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है, तो उसमें मेजर ऑर्गन्स पे जैसे असर है, मान लीजिए किडनी पे असर है, लंग्स पे असर है, तो ये जो ऑर्गन्स है इनका डिजीज कंट्रोल में होना चाहिए, जिससे कि प्रेगनेंसी आउटकम इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर अवॉइड नहीं करना चाहते, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, वो कहते हैं कि हमारे इन लॉज का प्रेशर है, तो उन केसेस में हम कोशिश ये करते हैं कि जो
सेफ दवाएं हैं जिनको लेते हुए प्रेगनेंसी हो सकती है और प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यू की जा सकती हैं, वो दवाएं मरीज को शुरू करते हैं। इसके साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी करते हैं कि हो सकता है कि आपकी बीमारी पूरी तरह इन दवाओं से कंट्रोल में ना आए। दूसरी चीज ये है, स्टेरॉइड्स जो इस्तेमाल होते हैं इन दवाइयों इन बीमारियों के इलाज में, तो वो जो स्टेरॉइड की डोज है उसको भी कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। IUGR हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन जैसे कह रहे हैं, और बहुत सारे एनोमलीज हो सकते हैं, तो वो भी एक ध्यान रखने की चीज हो जाती है। तीसरी चीज ये होती है कि जो उनकी मॉनिटरिंग है प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी बहुत फ्रीक्वेंट करनी पड़ती है, जिससे कि दोनों चीजों का पता चल सके। एक तो फीटस पे क्या असर हो रहा है बीमारी का, कैसे ग्रो कर रहा है, दूसरा मदर पे क्या असर आ रहा है। क्योंकि होता क्या है कि प्रेगनेंसी के अपने अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे डॉक्टर रेखा बता रही हैं, लेकिन जैसे हाइपरटेंशन होने का खतरा, जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं अगर किसी में ऑटो इम्यून डिजीज है और वो दवाइयां कुछ ले रहा है तो। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका प्लेसेंटल ट्रांसफर होता है, यानी कि जब 14 वीक्स के आसपास प्लेसेंटा के थ्रू चीजें एक्सचेंज होने लगती हैं मदर और फीटस में, तो वो दवाएं भी बेबी तक पहुंचती हैं और डैमेज कर सकती है। तो जो ड्रग्स क्रॉस नहीं करती प्लेसेंटल बैरियर को, वो सेलेक्ट की जाती हैं उस सिचुएशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी जो स्पेशलिस्ट है उसकी गाइडेंस में रहा जाए और थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहा जाए। अगर इस तरह की कोई समस्या है, इसमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी, अपना नाम बता दें। दोनों डॉक्टर को नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम गीता है, मैं मेरठ से बात कर रही। हाँ जी, आप प्रश्न बताएं, क्या पूछना चाहती हैं? जी मैम, क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी डिलीवरी हुई थी पहले सर्जरी से, यानी कि 13 मई 2024 में। अब वो दोबारा प्रेग्नेंट है, 8वां महीना लग रहा उसे। तो ऐसे में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और एक प्रॉब्लम इसके ये है कि ये बोलती है कि पैरों में जलन ज्यादा रह है, तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? जी। और एक प्रॉब्लम ये है मैम, इसके जैसे ये कुछ खाती है तो बार बार लैट्रिन को जाती रहे, तो उसमें मतलब हमें दवाई इसको खिलानी पड़ती है तो आराम लगे, नहीं तो बार बार यही पोजीशन रहे इसकी। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दे आप। चलिए, दवाई कितनी खिलाए कितनी नहीं। जी जी, अभी हम यही बात कर रहे हैं। गीता जी, बहुत ध्यान से सुनिए हमारे कार्यक्रम को, और डॉक्टर रेखा आपको बता रही हैं। जी देखिए गीता जी, जो आप कह रहे हैं कि पहली प्रेगनेंसी उनकी ऑपरेशन से हुई, यानी कि सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई है 2024 में, और अभी वो फिर से 8 महीने की प्रेग्नेंट है। तो इसका मतलब कि थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि जब भी अगर सिजेरियन से प्रेगनेंसी है तो कम से कम 2 से 3 साल का अंतर बच्चे में होना चाहिए, ताकि जो यूट्रस है वो सेफ और सिक्योर हो सके दूसरी प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए। नहीं तो थोड़े कॉम्प्लिकेशन के रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो आप उसको हॉस्पिटल में, एक तो ये है कि आपको हॉस्पिटल में रजिस्टर कराएं और डिलीवरी हॉस्पिटल में ही कराएं, ताकि आप उसको घर में डिलीवर कराने की या किसी भी तरह की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए जहां पे कि हर तरह की फैसिलिटी हो। क्योंकि देखो चांसेस है कि टाइम बहुत कम है 2 डिलीवरी के बीच में, तो एक सिजेरियन के रेट जो है बढ़ जाता है। जी, और जो इन्होंने बताया इनके पैरों में काफी जलन होती है और खाने के बाद ये बार बार शौच के लिए जाती हैं, तो उसके लिए इसके लिए मैं कहूंगी हो सकता है पेट में थोड़ा इन्फेक्शन कोई हो गया, तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपने डॉक्टर की सलाह लें, एक बार कुछ टेस्ट कराएं, जैसे स्टूल टेस्ट वगैरह होता है वो आप करवा सकती हैं, ताकि उसमें पता चले अगर कोई इन्फेक्शन हो तो दवा हम उसी हिसाब से दें। जी, और ये एक मैसेज हमारे पास है, प्रीति हैं पुणे से लिख रही हैं कि मंथ मिस हो जाने के बाद कितने दिन में प्रेगनेंसी कंफर्म करनी चाहिए, ये पूछ रही हैं। जी देखिए प्रीति जी, प्रेगनेंसी क्योंकि जैसे ही पीरियड मिस हो जाता है तो हमें शक तो हो जाता है कि शायद प्रेगनेंसी हो, तो विद इन 7 to 14 डेज हम लोग कंफर्म कर सकते हैं यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट से, जो कि किट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। आजकल इस तरह के टेस्ट आ गए हैं कि इवन 1 दिन के बाद भी हमें पता चल जाता है प्रेगनेंसी से। बहुत सेंसिटिव टेस्ट आ गए हैं। अच्छा, ताकि वो बता देते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि इतने दिन बाद या इतने दिन बाद, लेकिन आप कभी भी करा सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। यशपाल जी हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से, नमस्कार, और ये पूछना चाह रहे हैं कि वेट कितना आइडल वेट
होना चाहिए अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी। इन्होंने लिखा है कि 8th मंथ में 13 किलो वेट बढ़ा है, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, पहले जो उनका वेट था उससे। तो क्या ये सही है इतना वेट बढ़ना? और दूसरा, कितना होना चाहिए एक आइडल वेट? देखिए, आइडली तो ऐसा 10 से 11 किलो के करीब माँ का वजन बढ़ना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है माँ के एक्चुअल वजन पे भी। अगर उसका BMI बहुत ज्यादा है तो हम उतना एडवाइस नहीं करते कि उसका वेट ज्यादा बढ़े। अगर माँ अंडर नरिश्ड है या उसका BMI कम है तो उसमें हम थोड़ा सा ये है कि उसको थोड़ा सा 1-2 किलो का और मार्जिन मिल सकता है कि वो अपना वेट बढ़ा ले, लेकिन बहुत ज्यादा वेट भी माँ के लिए ठीक नहीं है और कम वेट बढ़ना भी माँ के लिए ठीक नहीं है। तो एक बीच का सा 10 से 12 किलो। 10 से 12 जी। किलो। और मल्टीपल प्रेगनेंसीज जब होती हैं, ट्विंस हैं या ज्यादा बच्चे हैं, तो क्या वेट रहता है? नहीं, देखिए, जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है माँ का वेट कंपैरेटिवली थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। तो क्योंकि वो जो बच्चे का जो वजन है तो 2 बच्चों का वजन के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, तो वो ऑप्टिमम भी है। जी जी जी। और ये पता भी लग जाता होगा कि डबल प्रेगनेंसी है या क्या है, तो पता लग जाता होगा। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हमारा अंक है और समय आगे तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे पर। हमारी एक्सपर्ट्स डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर रेखा जैन हमारे साथ स्टूडियो में पर रहेंगे सिर्फ 4 बजे तक। तो कृपया जल्दी करें, अपने प्रश्नों को जल्दी जल्दी हमारे पास भेजें। और यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर रेखा की रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये शब्द हम सुनते हैं, पर ये एक्चुअली क्या होते हैं? किनको कहा जाता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी? देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि हम देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो कि प्रेगनेंसी में होते हैं उनमें थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, दे आर मोर एट रिस्क। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें हाई रिस्क, हमारी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना देते हैं। जी, वो फैक्टर्स बताइए कौन से? जैसे कि हमारी एज है वुमेन की, अगर औरत जो है 17 या 18 साल से पहले प्रेग्नेंट होती है या मोर देन 35 होती है तो उसको थोड़ा ज्यादा रिस्क हो जाता है। और जैसे कि लाइफस्टाइल है, कोई अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग लेते हैं, तो ऐसे वाले पेशेंट्स में प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की हो जाती है। और दूसरा क्या है, किसी को कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, पहले से शुगर है या पहले से ही ब्लड प्रेशर है या कोई और बीमारी है, लाइक जैसे कि मान लो ऑटो इम्यून का, तो वो थोड़ी सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हमारे आ जाते हैं, ताकि हम उनका पहले से ही देखभाल करें, पहले से ही कंट्रोल करें। और दूसरा फिर यह कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि हम प्रेगनेंसी के दौरान हमारी हाई रिस्क बन जाती हैं, जैसे कि हम GDM कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज, पहले से शुगर नहीं है लेकिन उसको शुगर हो गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि पहले से ब्लड प्रेशर नहीं लेकिन जिसको हम प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया कहते हैं। तो ऐसे वाले पेशेंट्स को हमारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है। और तीसरा कि जैसे जिसका वेट थोड़ा ज्यादा है वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी वगैरह। तो ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को नॉर्मल से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस इनमें होते हैं, जो कि हम तो जो नॉर्मल से हायर चांसेस होते हैं रिस्क के, जिसको हाई रिस्क आप बोल रहे हैं, इसमें क्या खास, क्या कोई वैक्सीनेशंस एडिशनल होती हैं, स्क्रीनिंग्स एडिशनल होती हैं, मॉनिटरिंग ज्यादा होती है, क्या करते हैं आप? नहीं, देखिए, इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एक तो ये कि शुरू से ही इनको रजिस्टर कराना चाहिए। अगर उनको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो उसको वहीं पे कंट्रोल करें, और तब वो बिल्कुल रिलैप्स में नहीं है, एक्टिव नहीं है डिजीज, तभी वो प्रेगनेंसी करें, ताकि उसके लिए हम पहले से कहते हैं ना, डायबिटीज पूरी कंट्रोल होनी चाहिए, देन दे शुड प्लान प्रेगनेंसी। या शुगर वगैरह और भी कोई भी बीमारी, जैसे मैडम ने भी बताया ऑटो इम्यून है, तो वो कंट्रोल्ड फेज में हम प्रेगनेंसी को प्लान करें। तो पहले भी थोड़ी तैयारी होनी चाहिए, पहले से थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। और दूसरा कि कुछ टेस्ट होते हैं तो कि हमें पता चलता है, उनकी मॉनिटरिंग हम फ्रीक्वेंट करते हैं, ताकि अगर उसमें कुछ अबनॉर्मेलिटी आ रही है तो हमें तुरंत पता चल सके, उसका हम निदान कर सके। जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी से पहले हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए। प्रेगनेंसी जब हो जाती है, महिला प्रेग्नेंट है, और जैसे जैसे हमें पता है समय बढ़ता है थोड़ा सा, तो बॉडी क्योंकि वेट बढ़ता है, लेथार्जी आती है, पर कई बार ये देखा जाता है कि महिला बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करती है। कुछ महिलाएं हैं बिल्कुल, अगर ऑफिस भी जा रही हैं तो छुट्टी लेके घर में बैठ जाती हैं, घर पे है तो घर का काम भी नहीं करती हैं कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं। कहां तक सही है ये थ्योरी और ये मेंटालिटी? देखिए, प्रेगनेंसी इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हर औरत की बॉडी इस तरह से बनी है कि वो इस प्रेगनेंसी को सहन कर सके, अगर उसमें कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो अगर कोई हाई रिस्क है तो हमें थोड़ी एहतियात की जरूरत है। अदरवाइज जो औरत को बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, जो अपना रूटीन एक्टिविटीज है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करने चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए।
प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए और स्ट्रेस वगैरह से थोड़ा दूर रहना, स्ट्रेस से भी दूर रहना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है, कैसे अवॉइड किया जाए? तो एक तो तरीका हमें पता है जो हम करते रहते हैं, गाने सुनाने का, और उससे अच्छा माध्यम हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के माध्यम से आप बहुत अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं, अपने को रिलैक्स कर सकते हैं। FM रेनबो का रेडियो डॉक्टर सुन लें तो आपको ऑल इन वन मिल जाएगा, गाने भी और इन्फॉर्मेशन भी, तो इससे अच्छी चीज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारी डॉक्टर्स बैठी हैं वो भी बहुत टैलेंटेड है, अपना काम तो अच्छा जानती ही हैं और गाना भी अच्छा गाती हैं। मैं डॉक्टर उमा की बात कर रही हूँ, डॉक्टर रेखा भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन डॉक्टर उमा आपके पसंद का गाना मैं लगा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि ये गाना तो आप थोड़ा सा गुनगुना दें। हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा, और इसके बाद हम अपने मैसेजेस भी लेंगे और थोड़ा सा कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, पर थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेना, स्ट्रेस तो दूर करना है। Sure, मैं गाती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर आप कह रही हैं तो कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट। हाँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वाह, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बिल्कुल, ये कहानी है हमारी और आपकी, और ये नाता है रेडियो डॉक्टर का। और उन सभी श्रोताओं, माताओं, बहनों, बेटियों से मेरा एक आग्रह है कि प्लीज स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए, जो काम आपको पसंद है वो करिए। प्रेगनेंसी या डिलीवरी कोई आपके जीवन का एक मुश्किल फेज नहीं है, बहुत खूबसूरत फेज है, उसको एंजॉय कीजिए। और यहाँ देखिए डॉक्टर उमा और डॉक्टर रेखा, आपके गाने की बहुत तारीफ आ रही है, हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया है, और अगली बार आप इस प्रॉमिस के साथ जाइए कि पूरा पूरा गाना आप सुनाएंगे। तो ये हमें लिखकर भेजा है ओखला संगम विहार से रणधीर गुप्ता जी ने, कि उन्हें आपका गाया हुआ गीत बहुत पसंद आया है। एक ही लाइन आपने गुनगुनाई, लेकिन बहुत खूबसूरती से, और आपकी आवाज के तो कायल हम सब हैं ही। अच्छा, ये एक मैसेज और आ गया है, लिखने वाले हैं इन्होंने लिखा है, प्रोमिला बेदी जी ने लिखा है, आप सबको मेडल्स मिलने चाहिए। तो चलिए हम किसी एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहां पर हम कंपटीशन में पार्ट लेंगे, और आपने हमें मेडल दे दिया, इससे बड़ा मेडल हमें क्या चाहिए, नहीं? तो ये हमारे लिए बहुत बेशकीमती मेडल है जो आप प्रोमिला जी हमें दे रही हैं। और कार्यक्रम को इसी तरह से सुनते रहिए, हम आगे आपके लिए नए नए कार्यक्रम लाते रहेंगे, तो आप बस जुड़े रहिए, सुनते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को, जिसको आप बहुत प्यार से कहते हैं रेडियो डॉक्टर। और चले, इससे पहले बहुत जरूरी एक बात है जो मैं डॉक्टर रेखा आपसे पूछना चाहूंगी। सरकारी योजनाएं बहुत सारी होती हैं, हमारी सरकार बहुत प्रयास करती है कि जो न्यूनेटल डेथ्स जिसको कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान डेथ या महिला की डेथ प्रेगनेंसी के दौरान, वो ना हो, उसको कम किया जाए। उन योजनाओं के बारे में शॉर्ट में बताएं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर तरह से ये प्रयास रहता है कि कोई भी माँ या कोई भी बच्चा मृत्यु के, प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु ना हो। इसके लिए बहुत सारी योजना सरकार ने की, जैसे कि एक प्रधानमंत्री PMSMA है, जो कि 9th ऑफ एवरी मंथ हर सेंटर में, हर हॉस्पिटल में मनाया जाता है, जिसमें कि हर महिला को एक सुविधा दी जाती है कि वो अपनी जाके जांच कराए, कोई भी हाई रिस्क फैक्टर है उसको उसका पता चल सके, और ताकि जो भी जरूरी चीजें हैं उसके लिए हो सके। और दूसरा है एक JSY है, जननी सुरक्षा योजना। इसमें है कि गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि हर जो औरत है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जाए, ताकि घर में कोई डिलीवरी ना हो और जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कम हो सके। और तीसरी है सुमन। सुमन मीन्स कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। तो इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये मिशन रहता है कि हर माँ को ये आश्वासन मिले कि उसकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी। इसके तहत गवर्नमेंट हर तरह से इनिशिएटिव देती है कि उसको हर फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ, हर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी जहां वो चाहे। कुछ एम्पेंडेंट हॉस्पिटल है, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हर तरह की केयर मिले। और एक और योजना है कि JSSK, जिसके तहत गवर्नमेंट हमें वो सुविधा देती है कि अगर किसी हॉस्पिटल में हमारे पास कोई सुविधा नहीं है तो वो पेमेंट गवर्नमेंट करे, और वो गरीब महिला को या जो पेमेंट नहीं कर सकती है उसको वो सुविधा दे सके। 6 हफ्ते तक माँ और बच्चे को सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहता है। तो मेन एम तो यही है कि जो हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी है, माँ प्रेगनेंसी और गर्भावस्था के दौरान नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए हम आज ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। और बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको मिली होगी। आप सब जुड़े रहे इस कार्यक्रम के साथ। चलने से पहले मैं चाहूंगी कि आप कुछ मैसेज जो भी रह गया है या कुछ और बताना चाहें हमारे श्रोताओं को, जरूर बताएं, इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें। डॉक्टर रेखा। मेरा तो मैसेज यही है अपने श्रोताओं से
कि जो ये प्रेगनेंसी है, ये कि ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है, इसको एक मतलब प्रॉब्लम की तरह ना लें, बल्कि इसको एंजॉय करें और जहां तक हो सके अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में जरूर रजिस्टर कराएं और जितनी सुविधा आपको गवर्नमेंट दे रही है उसका जरूर लाभ उठाएं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ हो सके, आपका बच्चा स्वस्थ हो सके। बिल्कुल। डॉक्टर उमा, मैं कहना चाहूंगी कि अगर किसी को भी ऑटो इम्यून डिजीज है, चाहे वो बचपन के दौरान हो रही है या बड़ेपन पे हो रही है, तो तब भी आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकती हैं और प्रेग्नेंट हो सकती हैं। प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा हो सकता है। बस आपको एक स्पेशलिस्ट के केयर की जरूरत है और यूजुअली केयर मल्टीडिसिप्लिनरी होती है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और मैं कहूंगी कि दवाइयां जो चलती हैं वो डॉक्टर के एडवाइस पे वो चलानी चाहिए, और क्योंकि डॉक्टर सेफ मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं और लैक्टेशन के दौरान भी सेफ मेडिसिन जो होती हैं वो दी जाती हैं। तो बंद ना करें। कभी कभी होता है कि अपने आप बंद सोच के कि कोई भी दवाई प्रेगनेंसी के दौरान जो है सेफ नहीं है तो बंद कर देती हैं और जिससे डिजीज उनकी वर्स हो जाती है और उसके बाद प्रेगनेंसी आउटकम अफेक्टेड होता है। तो डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों के बारे में कोई डिसीजन। तो ये भी चलते चलते बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात एक बोली, क्योंकि हमने जनरली सुना है अपनी मर्जी से शुरू कर देती है, तो अपनी मर्जी से बंद भी नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। यानी कोई चेंज नहीं करना है, आपके डॉक्टर जो आपको बोले आपको वैसे ही वैसे फॉलो करना है। तो धन्यवाद देंगे आज के हमारे रेडियो डॉक्टर्स का, डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली, डॉक्टर रेखा जैन, CMO ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, हिंदू राव हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आप दोनों यहाँ आई और इतनी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। हमारा आज का विषय रहा नेशनल सेफ मदरहुड डे पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। नमस्कार। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।